बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले के सिक्स्थ वीकली टेस्ट के डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और ये जो सिक्स्थ वीकली टेस्ट है, लेक्चर नंबर 22 से लेकर 27 तक के जो टॉपिक्स थे उन पर ये टेस्ट मुश्तमिल था। तो इस टेस्ट में आगे डिस्कशन से पहले हम देखते हैं कि जो इस टेस्ट के अंदर जो टॉप स्कोरर रहे थे वो कौन कौन से स्टूडेंट और क्या रिजल्ट उनका रहा। उसके बाद फिर आपको वन बाय वन क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा जो ये टेस्ट था, इसके अंदर फयाज अहमद लाखड़ो, ही हैज़ गॉट 91% मार्क्स। माशाल्लाह, इससे पहले नूरुलैन टॉप करती रही हमारे टेस्ट के अंदर, तो फयाज के अब 91% मार्क्स हैं। अब तक जो रिसीव हुए हैं रिजल्ट्स, उसमें हाईएस्ट रिजल्ट यही है। उसके बाद फिर ये अबीहा 90%, लाइबा फयाज 88%, गंभीर 87%, हाफिया 75%, संदलीन उस्मान 75%, नीलम नजीब 75% और मोहम्मद फैसल शब्बीर 72%। और उसके बाद फिर फुरकान 66%। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे और कैंडिडेट्स ने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था, लेकिन जैसे आपको बताया कि 65% पासिंग परसेंटेज है, तो उनके उससे कम रहे मार्क्स। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और जो अभी आने वाले टेस्ट हैं उनके अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो टेस्ट हमारा, इस टेस्ट में ये टॉपिक्स इंक्लूड किए गए थे। उसमें किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड टॉपिक्स भी थे और उसके बाद फिर लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें प्लांट्स के सारे टॉपिक्स थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और फिर ये वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये टॉपिक्स थे। इसके अलावा असेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन, और आखिर में डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन सिस्टम में से सिर्फ एक ही सिस्टम इस टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड था। तो बहरहाल इसमें देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ड्यूरिंग डिस्कशन अगर किसी किस्म की कोई आपको कोई इशू आपको फेस करना पड़ता है, किसी मेरे जवाब से आप मुत्तफिक नहीं है, तो भरपूर उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ताकि बहुत सारे दूसरे बच्चे जो इस डिस्कशन को बाद में देखेंगे तो उनके भी माइंड में उभरने वाली तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। जी, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सीक्वेंस आपके सामने जो आया होगा वो डिफरेंट हो सकता है, और इसी तरह से ऑप्शन का सीक्वेंस भी डिफरेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स द इंटेगुमेंट्री एंड नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक। तो मैंने 3 जो लेयर्स आपको एक्सप्लेन की थी, उनकी फेट आपको कही थी, ये याद रखनी है। तो इंटेगुमेंट्री और नर्वस सिस्टम एक्चुअली एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा एक्टोडर्म। उसके बाद पायरोसिस इज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन विच इज एसोसिएटेड विद द बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम इनटू विच ऑफ द ऑर्गन। देखो, जब ये पायरोसिस को दूसरे लफ्जों में हार्ट बर्न भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हार्ट बर्न। सो ये हार्ट बर्न या पायरोसिस, जब एसिडिक काइम स्टमक से निकलकर बैक फ्लश करता है, तो बैक फ्लश करने का मतलब है कि स्टमक से पीछे कौन सा पार्ट होगा, इसोफेगस, लिहाजा इसोफेगस इज द राइट आंसर। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीएज एंजाइम। तो अमाइलोप्सिन, एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन और अमाइनोपेप्टिडेज। इसमें अमाइलोप्सिन, जिसका दूसरा नाम है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, दिस इज आल्सो नोन एज पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम, दिस इज बेसिकली ए कार्बोहाइड्रेज, जबकि इसके मुकाबले में एंटेरोकाइनेज जो कि एक्टिवेट करता होता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन के अंदर, और इसका तरीका कुछ इस तरह से होता है कि ट्रिप्सिनोजेन ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन एंजाइम है, और इसकी एक्टिव साइट के ऊपर भी एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड ऑक्यूपाइड होती है। सो एक्चुअली एंटेरोकाइनेज उस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड को रिमूव कर देता है। तो इस तरह से जब वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करेगा तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एंटेरोकाइनेज भी एक किस्म का प्रोटीएज टाइप एंजाइम है।
और फिर ये इरिप्सिन जो कि डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ता है, ये भी प्रोटीएज है, और अमाइनो पेप्टिडेजेस भी प्रोटीएजेस की टाइप्स हैं. सो ओनली एंजाइम विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीएज वो ये माइलोप्सिन होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट की किस्म है, स्टार्च को माल्टोज में ये तोड़ता है. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रेड बाइलेटेरिया. तो ग्रेड बाइलेटेरिया में निमेटोड्स तो इंक्लूडेड हैं, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इसके साथ साथ आप देखिए सिलेंट्रेटा रेडियली सिमेट्रिकल हैं, ये इंक्लूड नहीं होने चाहिए. एनिलिडा भी बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं और मोलस्का भी. तो सिर्फ ये सिलेंट्रेटा इसमें बायलेटेरिया में इंक्लूड नहीं होंगे, इसी वजह से ये आंसर यहाँ पे पिक हो रहा है. नंबर 5, a structure in the mouth cavity that prevents the food from entering the nasal cavities is the. तो वो माउथ कैविटी के अंदर अगर बात हो रही है तो फेरेंक्स तो हो रहा है, हरगिज नहीं हो सकता. हाँ, टंग और पैलेट के ऊपर बात हो सकती है. एपिग्लॉटिस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फेरेंक्स के अंदर इंक्लूड होता है. तो अब रहेंगे दो ऑप्शन, टंग. तो नेजल कैविटी में किसी भी फूड पार्टिकल की एंट्री को प्रिवेंट करने में टंग इन्वॉल्व होती है या सॉफ्ट पैलेट. तो आप याद करें कि सॉफ्ट पैलेट का एक पार्ट था यूव्यूला. सो यूव्यूला इज बेसिकली इन्वॉल्व. चूंकि यूव्यूला ऑप्शन गिवन नहीं है तो यूव्यूला का जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है वो सॉफ्ट पैलेट होगा, लिहाजा हम इस आंसर को यहाँ पे प्रेफर करेंगे. नंबर 6, मैनी पर्सन्स बिकम इल फ्रॉम कंज्यूमिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिकॉज दे. तो ये असल में एक प्रॉब्लम होती है विच इज नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस. कुछ बच्चों के अंदर पैदाइशी लैक्टेज एंजाइम मिसिंग होता है और वो जब भी लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट लेंगे डाइट में तो ऐसी सूरत में उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. इसे कहते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस. तो ये जो लैक्टोज इनटॉलरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लैक्टेज एंजाइम. सो डायरेक्टली यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम का नाम तो गिवन नहीं है, लेकिन हम ये लैक ऑफ एन एंजाइम को पिक कर सकते हैं. अच्छा, फिर देखिए कि काइमोट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय. तो काइमोट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिन के अंदर एक्टिवेट होता है बाय मींस ऑफ ट्रिप्सिन. असल में यहाँ पर सीक्वेंस कुछ इस तरह से कि सबसे पहले ये जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन इट इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन. पहले ये एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिन में और इसको एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व होता है यहाँ पर एंटेरोकाइनेज. और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद फिर ट्रिप्सिनोजेन, ये ट्रिप्सिन जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये बाकियों को एक्टिवेट करता है. जैसे काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में या प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करेगा. लिहाजा यहाँ पर राइट आंसर ट्रिप्सिन बन रहा है. अच्छा, फिर नंबर 8 आप देखिए कि विच रूट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स द एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स टू द ब्लड. तो लिपिड्स की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन बाकी प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा मुख्तलिफ रूट में होती है. जैसे आपको ये बताया था कि जो विलस है, विलाय उसका सिंगुलर है विलस, तो उसमें एपिथेलियल सेल्स जिनकी आउटर बाउंड्री पर माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं. हियर आर द माइक्रोविलाय. तो जब भी चीज़ें यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स के अंदर दाखिल होती हैं तो उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस वो मुख्तलिफ रूट अडॉप्ट करेंगी. जैसे अगर लिपिड्स की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो वह एपिथेलियल सेल्स से दाखिल हो जाएंगी इनटू द लैक्टील. हियर आर द लैक्टील. और जबकि इसके मुकाबले में ये इसके बाहर आप देख रहे हैं दीज आर द कैपिलरी नेटवर्क. तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो पहले तो एपिथेलियल सेल आना चाहिए, ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली नहीं होगा, इसको तो हम रिजेक्ट कर दें. इन तीनों में एपिथेलियल सेल है, लेकिन जो लिपिड्स की प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से एपिथेलियल सेल्स में दाखिल होने के बाद फिर उनकी अगली मंजिल होती है लैक्टील. तो इस वजह से आप देखिए कि बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में सिर्फ लैक्टील ये यहाँ पर गिवन है, बाकियों में एपिथेलियल सेल्स के बाद ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं. तो इस वजह से हम इजीली इन बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो राइट ऑप्शन हमारे पास यही बनेगा कि एपिथेलियल सेल से लैक्टील जो कि एक लिम्फ कैपिलरी है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ लिम्फ वेसल से होते हुए थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट एंड फाइनली इनटू द सबक्लेवियन वेन. सो दिस इज द राइट आंसर. नंबर 9, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रेक्टम इन द बॉडी. देखो रेक्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल पोस्टीरियर एंड के ऊपर मौजूद होते हैं, और रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिग्मॉइड कॉलोन है उसके बाद ये ओरिजिनेट होगा। तो अगर आप इसकी लोकेशन को इमेजिन करें तो इसकी लोकेशन क्या बनती है? अलोंग द मीडियल एक्सेस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यस, क्योंकि ये जो सेंट्रल लाइन है बॉडी की, इसको मीडियल एक्सेस कहते हैं। लोअर लेफ्ट हाफ इन द एब्डोमिनल कैविटी, लोअर लेफ्ट हाफ में डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मॉइड कॉलोन हो सकते हैं, लेकिन रेक्टम नहीं आएगा। या लोअर राइट हाफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर वो सीकम और असेंडिंग कॉलोन हो सकते हैं। या अपर लेफ्ट हाफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये दरअसल स्टमक की लोकेशन है। तो एक्चुअली जो सबसे सूट करती है लोकेशन रेक्टम के लिए, वो अलोंग द मीडियल एक्सेस इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आंसर इस वजह से पिक हो रहा है। नंबर 10, ऑल द इंसेक्टिवर्स प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स बट व्हेन दे कैप्चर प्रे। तो वैसे ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं, इस वजह से जब भी ये इंसेक्ट ईटिंग का मुजाहरा करते हैं तो उनको नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाती है और इनकी ग्रोथ ज़्यादा फ्लरिश करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कि देयर ग्रोथ इज प्रमोटेड। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है कि दे लूज देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो इनका प्रीडोमिनेंट वे ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो तो जारी रहेगा। अच्छा, देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड, ये भी गलत है। एंड दे बिकम हेटरोट्रॉफ, ये अगरचे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बेस्ट डिस्ट्रक्टर है ना इन ऑप्शंस में, वो ये आखिरी ऑप्शन है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ये इसको ऑप्ट करें, लेकिन याद रखो कि ये चूंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो बेशक ये बीच में कोई हेटरोट्रॉफिक मोड का मुजाहरा करते हैं, तो उससे हम इनको ये नहीं कहेंगे कि दे बिकम हेटरोट्रॉफ्स। तो दे रिमेन ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन ये एक हेटरोट्रॉफिक मोड भी शो कर रहे हैं। तो इस वजह से इन दो ऑप्शंस में प्रेफरेबल ये पहला वाला ऑप्शन होगा। अगर ये पहला ऑप्शन ना हो तो ऐसी सूरत में फिर जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है वो ये आखिरी ऑप्शन की हो सकती है, लेकिन आप ये देयर ग्रोथ इज प्रोमोटेड के मुकाबले में इसको प्रेफर नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर 11, if a cell with water potential minus 250 kilopascal is placed in a solution with water potential minus 500 kilopascal, तो आप देखिए जो लेस नेगेटिव वैल्यू है वो हायर वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि सेल हैज हाई वाटर पोटेंशियल। अगर सेल का वाटर पोटेंशियल हाई है और जबकि सोल्यूशन का कम है, तो ऐसी सूरत में क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखो कि चूंकि सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई है, तो सेल से वाटर बाहर निकलेगा, यानी एक्सोस्मोसिस होगा। तो एक्सोस्मोसिस की वजह से ही साथ प्लाज्मोलाइसिस भी होता है, और चूंकि बोथ ऑफ देम का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो ये दोनों ही एक्सपेक्टेड हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ ऑफ देम बनेगा। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो बाइल जूस की प्रोडक्शन लिवर में होती है, स्टोरेज उसकी गाल ब्लैडर में, और उसकी जो वर्किंग साइट है वो डुओडेनम है। पेंक्रियास तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लिहाजा लिवर इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन पूछी जा रही है। अगर यहां पर ये सवाल यूं पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बाइल जूस, तो बाइल जूस के साथ ये तीनों फिर भी रिलेटेड थे, पेंक्रियास बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा था। तो हम ऐसी सूरत में फिर पेंक्रियास को आंसर बनाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन तीनों का किसी न किसी तरह से बाइल जूस के साथ रिलेशन है। एक साइट ऑफ प्रोडक्शन है, एक साइट ऑफ स्टोरेज है, और एक साइट ऑफ एक्शन है। नंबर 13, द सिलोमेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, तो सिलोमेट्स को याद करें कि टाइप ऑफ बॉडी कैविटी एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, इनको नहीं बल्कि सिलोमेट्स को हमने पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर फर्दर क्लासिफाई किया था इनटू प्रोटेरोस्टोमिया एंड डिटेरोस्टोमिया। ये जो टाइप ऑफ बॉडी कैविटी उसके ऊपर तो ये सिलोमेट्स की अपनी क्लासिफिकेशन बेस करती है, लेकिन अब सिलोमेट से फर्दर क्लासिफिकेशन आपसे पूछी जा रही है, तो उसमें प्रोटेरोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया ये राइट आंसर बनेगा। जबकि इसके मुकाबले में पैराजोआ, यूमेटाजोआ ये ओवरऑल एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है, रेडिएटा बैलेटेरिया ये यूमेटाजोआ की फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस रिलेट कर रहे थे। नंबर 14, द एनिमल्स विच आर रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट कंडीशन बट देयर लार्वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल आर इंक्लूडेड इन द फाइलम।
तो इसमें एक ही फाइलम है जो इस तरह की एक्सेप्शन शो करता है, वो है कैनोडर्मेटा। वैसे इनको बैलेटेरिया में प्लेस किया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वल स्टेज, लेकिन एडल्ट स्टेज में इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्री शो करती है, तो इस वजह से ये कैनोडर्मेटा यहां पे बनेगा आंसर। नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की रेगुलेशन में प्रोटीन कंटेनिंग डाइट मैटर करती है या फिर इसके अलावा बाकी चीज़ें मैटर कर सकती हैं, जैसे सेंसेशंस वगैरह, ये काफ़ी डिटेल से आपको बात एक्सप्लेन की थी, बट स्पाइसी फूड का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट क्या है। गैस्ट्रिन हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन, बिल्कुल दुरुस्त है। सिक्रेटिन चूंकि गैस्ट्रिन की इनहिबिशन करता है और इस गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को मिनिमाइज करता है, तो इसका ताल्लुक भी रेगुलेशन के साथ बनेगा बिल्कुल। तो सिर्फ ये जो एंट्री ऑफ स्पाइसी फूड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन, ये गलत है। अगर इसकी जगह पर प्रोटीनेशियस फूड होता है तो इसको भी करेक्ट मानते हैं, चूंकि हम इनकरेक्ट चूज करें तो ये इनकरेक्ट होगा। नंबर 16, विच पुशेज द बोलस बैक टू द माउथ। तो बोलस की जो बैक साइड पर यानी फेरेंक्स की तरफ पुशेंगे, वो मसल ऑफ फेरेंक्स नहीं करते हैं। ठीक है, मसल ऑफ फेरेंक्स अगरचे इन्वॉल्व हैं, वो आगे जब स्वेलो करेंगे, जब नीचे इसोफेगस में जाएगा तो वहां पर मसल ऑफ फेरेंक्स का कुछ हद तक रोल है, लेकिन पैलेट भी यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना एपिग्लॉटिस। तो एक्चुअली टंग की जो मूवमेंट होती है अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दैट बोलस वो बैकवर्ड पुश हो जाता है, तो यहां पर टंग इज द राइट आंसर। 17, which of the following is correct about the exchange of gases between plant root and the soil in the daytime। तो प्लांट रूट चूंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, लिहाजा इनमें जो गैस एक्सचेंज है वो एनिमल्स की तरह का होगा कि इनको सेलुलर एक्सप्रेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ये अपने इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर एक्सप्रेशन में प्रोड्यूस होगा उसको ये बाहर निकालेंगे, यानी ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो रूट और सॉइल के दरमियान में ये टाइप का गैस एक्सचेंज होगा। वैसे यहां पर पूछा गया है डे टाइम, बेशक नाइट टाइम का भी पूछा जाता तो तब भी यही आंसर होता, लेकिन वो जो लीव्स होते हैं वहां पर डे और नाइट में डिफरेंट टाइप का गैस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन मस्कुलरिस ऑफ द स्टमक फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी टू द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। यानी मतलब ये है कि आप अगर ये स्टमक है तो स्टमक कौन सी कैविटी के अंदर लोकेट करता है, तो स्टमक इज एक्चुअली लोकेटेड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो आप पेरिटोनियल कैविटी से अगर स्टमक की ल्यूमेन की तरफ मूव करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर क्या होगा, तो एक्चुअली सबसे बाहर की तरफ होता है सिरोसा, और उसके बाद इसके अंदर मस्कुलरिस लेयर है, और मस्कुलरिस के अंदर की जानिब मौजूद होती है सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाद फिर म्यूकोजा की बारी आएगी। तो यहां पर तरतीब इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले सिरोसा फिर मस्कुलरिस। तो सिरोसा कहां पर है, अच्छा सॉरी यहां पर बात हो रही है मस्कुलरिस के अंदर, यहां पर पूरी वॉल के बारे में नहीं हम पूछ रहे, यहां पर हम जस्ट मस्कुलरिस के बारे में पूछ रहे हैं। तो मस्कुलरिस लेयर के अंदर भी 3 मसल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मस्कुलरिस में 3 मसल लेयर्स में एक लॉन्गिट्यूडनल थी, दूसरी सर्कुलर और तीसरी ऑब्लिक। तो इसमें भी सीक्वेंस के लिहाज से जो आउटर मोस्ट है, चूंकि हम ये पेरिटोनियल कैविटी से अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में आपने बताना है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, उसके बाद फिर सर्कुलर आ जाती है, और इनर मोस्ट इज द ऑब्लिक। तो लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, ये सी ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक ये गलत हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट। अगर यहां पर वो चारों लेयर्स के बारे में पूछा जाता तो फिर हम उसके मुताबिक यहां पे सोचते, सिर्फ यहां पर मस्कुलरिस के बारे में पूछा गया था। अच्छा, क्रॉप्स फेल टू फ्लरिश इफ ग्रोन रिपीटेडली इन द सेम सॉइल अनलेस द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड विद। रिप्लेनिश का मतलब है कि उसके अंदर जब तक हम उसको दोबारा से ट्रीट ना करें, रिप्लेनिश का मतलब है कि दोबारा उसको ट्रीट करना, तो किस चीज़ के साथ जब तक हम दोबारा ट्रीट ना करें तो वो क्रॉप की ग्रोथ के लिए फिट नहीं होती। तो
पेस्टिसाइड का इसके साथ रिलेशन इस वजह से नहीं बनेगा कि क्रॉप्स को अगर बार बार ग्रो करते हैं सेम फील्ड के अंदर तो कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो पेस्टिसाइड ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाल बता न्यूट्रिएंट्स की वजह से सॉइल दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच हो सकती है, तो इस वजह से ये आंसर यहां पे बनेगा। अच्छा, आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल देखो, असल में ये वाटर पोटेंशियल सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है, तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट हो सकती है। या फिर इससे हम मजीद दो एक्सप्रेशंस ड्राइव कर सकते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी अगर हम सॉल्यूट पोटेंशियल को उठा के इधर ले जाएं, और इसी तरह से सॉल्यूट पोटेंशियल अब प्रेशर पोटेंशियल को उठा के इधर ले जाएं तो वाटर पोटेंशियल माइनस प्रेशर पोटेंशियल, तो ये तीनों करेक्ट हो सकती हैं, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। तो देखो ये इन तीनों में मैच नहीं कर रहा, इसको गलत कर दें हम। सॉल्यूट पोटेंशियल ये प्रेशर, ये भी गलत हो गया। सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल और उसके सम के बराबर, ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये भी गलत हो गया। द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट, एक मिनट, इसमें ये जो है प्रेशर पोटेंशियल ये भी गलत है, और इधर भी नेगेटिव अल्फा, हाँ यस, अल्फा इज द करेक्ट वन, अल्फा, सॉरी, क्योंकि यहां पर प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल, तो ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, सो अल्फा कैन बी करेक्ट, बाकी के एक्सप्रेशंस इनकरेक्ट हैं। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन थी इसके साथ ये रिलेट कर रहा है। गुड, थैंक यू। अच्छा, 21, ड्यूरिंग अपटेक ऑफ मिनरल आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट ऑन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी, और इस वजह से ये डिपेंड करेगी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस के ऊपर, और एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, देयरफॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द रेस्पिरेशन। अदरवाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपिरेशन या सेंट ऑफ सैप या फिर ये अपटेक ऑफ वाटर के साथ कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के साथ ये रिलेशन यहां पे फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है वो जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के मुतालिक ये सवाल पूछा गया है, तो उसमें जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, आउटर मोस्ट सिरोसा, उसके बाद फिर मस्कुलैरिस की बारी आ जाती है, और मस्कुलैरिस के बाद फिर आ जाएगा सब मिकोजा, और सब मिकोजा के बाद इनर मोस्ट इज द मिकोजा। तो आपसे देखो सीक्वेंस क्या पूछा गया है, सीक्वेंस ये पूछता है कि आपने फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द गट, यानी इधर से बाहर जाते हुए आपने ये पिक करना है। तो सबसे पहली लेयर आएगी मिकोजा, फिर सब मिकोजा, फिर उसके बाद मस्कुलैरिस और सिरोसा। तो सबसे पहली लेयर मिकोजा होनी चाहिए, इन दोनों को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। म्यूकोजा के बाद मस्कुलैरिस, ये गलत है, ठीक है, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सिरोसा, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखो म्यूकस गैस्ट्रिक जूस का बिल्कुल कंपोनेंट है, गैस्ट्रिन अलबत्ता नहीं है, अगरचे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस की रेगुलेशन भी करवाता है, बट इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, तो इसको हम पिक करेंगे। अलबत्ता HCl और पेप्सिन ये भी गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स हैं। इन बाइलेटेरियंस द डोर्सल एंड वेंट्रल हाफ्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ डिवीजन। देखो ये जो डोर्सल और वेंट्रल हाफ्स हैं ये कैसे ऑब्टेन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो कि अगर हम इसको एनिमल बॉडी को इस तरह से कट करें, ये वाला जो प्लेन ऑफ डिवीजन है दिस इज नोन एज फ्रंटल प्लेन। तो अगर हम फ्रंटल प्लेन में कट करें तो ऊपर डोर्सल और नीचे वेंट्रल हाफ हमें हासिल हो जाएगा। तो यहां पर फ्रंटल प्लेन वुड बी द राइट आंसर। अगर हम इसको ये ट्रांसवर्स प्लेन में कट करते हैं तो इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स हमें मिलते हैं, और अगर हम इसको मीडियन प्लेन में कट करते हैं तो 2 लेटरल हाफ्स हमें मिलने थे। तो यहां पर राइट आंसर बन रहा है फ्रंटल प्लेन। अच्छा, इफ अ सेल विद सोल्यूट पोटेंशियल -2200 kilopascal is placed in the solution of solute potential -2500 kilopascal, तो यहां पर देखो सोल्यूट पोटेंशियल्स गिवन है
यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें तो ये जो लेस नेगेटिव वैल्यू इट इज़ हायर वैल्यू, तो यहाँ सोल्यूट पोटेंशियल हायर है, ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल इस जगह पर हायर है यानी सेल के अंदर हायर है, और जबकि सोल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूशन का लोअर है। अच्छा, सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल को अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस मीडियम का सोल्यूट पोटेंशियल हायर होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी, सोल्यूट कंसंट्रेशन लो होगी तो इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी उसका वाटर पोटेंशियल भी हायर होगा। तो अगर सोल्यूट पोटेंशियल हायर है तो वाटर पोटेंशियल वुड आल्सो बी हायर इन द सेल, और अगर सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हायर है, ठीक है, यहां पर अगर इसका वाटर पोटेंशियल ये हाई है तो ऐसी सूरत में सपोज दिस इज द सेल और सॉल्यूशन का लो है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम स्टेट तो डेफिनेटली अचीव होगी लेकिन वो आगे चलकर, लेकिन प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट एंडोस्मोसिस देन एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस तो पॉसिबल ही नहीं है, चूंकि सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल तो वाटर मस्ट बी लॉस्ट। एंडोस्मोसिस ये भी नहीं होगा, एक्सोस्मोसिस यस, दिस इज मोस्ट आइडियल आंसर। अगरचे ये जो पहला वाला आंसर था कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, तो वो डेफिनेटली अचीव्ड होगी, बट आफ्टर एक्सोस्मोसिस व्हेन वाटर पोटेंशियल इन बोथ साइड बिकम इक्वल, उस वक्त ये फिर इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी। तो फिलहाल यहां पर एक्सोस्मोसिस आंसर बनेगा। नंबर 26, टू गेट द मिनरल्स रूट मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन विच इज अचीव्ड बाय द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, उसकी वजह से ओवरऑल इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, या द रूट हेयर्स एंड द एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ द रूट, या फिर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम एंड रूट, या रूट हेयर्स एंड द लीव्स। तो इसमें देखो रूट का सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, तो रूट हेयर्स भी रूट के ऊपर होते हैं और एक्सटेंसिव ब्रांचिंग भी रूट से ताल्लुक रखती है, लिहाजा ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का सबब बन सकता है। अदरवाइज ये बाकी ऑप्शंस उसके अंदर आप देखें, यहां पर भी स्टेम का जिक्र आ गया, यहां पर भी स्टेम और यहां लीव्स, तो इनका ताल्लुक यूं डायरेक्टली रूट के सरफेस एरिया के साथ नहीं है। The ions moving in the apoplast while its transport from root hairs to the xylem can reach up to the, तो एपोप्लास्ट पाथवे आपको बताया था कि एक जगह पे जाके ब्लॉक हो जाता है, एंड दैट प्लेस इज द एंडोडर्मिस। तो ये एपोप्लास्ट पाथवे से जो भी कोई चीज मूव करती हुई जाएगी अल्टीमेटली वो इस एंडोडर्मिस रीजन पर पहुंचकर उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर इस वजह से एंडोडर्मिस है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल लूज मोर वाटर बाय एक्सोस्मोसिस, ठीक है, यहां पर जरा इस बात के ऊपर ध्यान रखिएगा, एक तो वाटर का लॉस हो रहा है और दूसरा मोर वाटर विल बी लॉस्ट। तो इसमें भी असूल वही है कि हाई टू लो वाटर ने मूव करना है, तो आपने डिसाइड करना है कि भाई सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हायर है या मीडियम है। सो पहले ऑप्शन में देखिए कि सेल हैविंग -900 किलो पास्कल और सोल्यूशन के अंदर -100, तो ये है हाई नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है कि सेल हैज लो वाटर पोटेंशियल, तो ये तो एंडोस्मोसिस करेगा, एक्सोस्मोसिस हो ही नहीं सकता। यहाँ पर -300 और इसको प्लेस किया गया -400 में, तो -300 का मतलब है कि यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ पर लेसर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सोस्मोसिस बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो 100 का डिफरेंस है, यानी ये आंसर बन सकता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का। यहाँ पर बिल्कुल एक्सोस्मोसिस पॉसिबल है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन में देखें कि अ सेल हैविंग वाटर पोटेंशियल -900 किलो पास्कल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन विद -925, तो देखो यहाँ पर ये 900 दिस इज ग्रेटर वाटर पोटेंशियल और ये लेसर वाटर पोटेंशियल, तो इसका मतलब यहाँ भी एक्सोस्मोसिस पॉसिबल है, बट द डिफरेंस इज ऑफ जस्ट 25। यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा स्टीप है, यहाँ पर डिफरेंस कम है। अच्छा, अ सेल हैविंग वाटर पोटेंशियल -100 किलो पास्कल और यहाँ पर -600, अगेन यहाँ पर हाई है वाटर पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज हाई वाटर पोटेंशियल और यहाँ पर लो है वाटर पोटेंशियल, यानी एक्सोस्मोसिस अगेन पॉसिबल है। और आप डिफरेंस मुलाहिजा करें कि तकरीबन 500 का ही डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और आखिर में देखिए कि अ सेल हैविंग वाटर पोटेंशियल -500 और यहाँ पर 550 है, अगेन यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई है और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो है, सही।
तो हमने देखा कि और इधर डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पर भी एक्सोस्मोसिस पॉसिबल है, तो हमने नोट किया कि यहाँ पर भी हाई था, यहाँ पर भी हाई है, सिवाय वो पहले ऑप्शन के बाकी तमाम ऑप्शंस में सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हायर है और इसी वजह से सेल से वाटर लूज होगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर तवज्जो दिलाई कि सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल लूज मोर वाटर बाय एक्सोस्मोसिस। तो ऑब्वियसली जहां पर डिफरेंस ज्यादा स्टीप हो वहां पर वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा फिर, ये इस डी ऑप्शन में, बिल्कुल, जहां पे 500 का डिफरेंस है। नंबर 29, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लिव इन द सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इंसेक्ट ईटिंग की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन यहां पे आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? जैसे दे हैव अ स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर इंसेक्ट कैप्चरिंग, ये बात यहां पर थोड़ी सी गलत लिखी है, यहां पर लीव्स होना चाहिए। एक्चुअली इनके पास लीव्स की स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशंस होती हैं फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द इंसेक्ट्स, तो यही आंसर बनना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखें कि अपेरेंटली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ द एनिमल बॉडी आर द बेनिफिट ऑफ दीज प्लांट्स, बिल्कुल दुरुस्त है। दे सप्लीमेंट देयर इन ऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है। एंड ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स बट व्हेन दे कैप्चर प्रे देयर ग्रोथ इज प्रमोटेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये ए ही यहां पर आंसर पॉसिबल है। माइलोप्सिन इज द कंपोनेंट ऑफ, तो माइलोप्सिन जिसको अभी मैंने कहा था कि ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज का दूसरा नाम है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए कि ये किसका कंपोनेंट होगा, डेफिनेटली ये पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ द एनिमल्स? तो एनिमल किंगडम में जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनका साइज, तो टुडे डायनासोर्स आर द लार्जेस्ट एनिमल्स, आजकल तो वो है ही कोई नहीं, तो इस वजह से इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। वेल्स वर द लार्जेस्ट एनिमल्स इन द पास्ट, पास्ट में तो डायनासोर्स लार्जेस्ट एनिमल्स रहे, वेल्स आजकल लार्जेस्ट एनिमल्स हैं, इस वजह से ये भी दुरुस्त नहीं है। द स्मॉलेस्ट एनिमल इज लार्जर देन द लार्जेस्ट प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनसे स्मॉलेस्ट एनिमल छोटे होते हैं, इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। सो स्मॉलेस्ट एनिमल इज स्मॉलर देन मैनी प्रोटिस्ट, यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे प्रोटिस्ट से जो स्मॉलेस्ट एनिमल है वो छोटा है, यानी यूं नहीं कहा जा सकता कि द स्मॉलेस्ट एनिमल इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट प्रोटिस्ट, वो बात गलत हो जाएगी। लेकिन मैनी प्रोटिस्ट से जो स्मॉलेस्ट एनिमल है वो छोटा है, क्योंकि बास प्रोटिस्ट तो बहुत बड़े साइज के हैं। जैसे प्रोटिस्ट में आप अंदाजा करें कि कैल्प्स 75 मीटर के हैं, तो इस लिहाज से दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट। Number 33, which type of gas exchange occurs between plant leaves and their environment at the time of dawn and dusk? देखो dawn and dusk जब वो रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, तो ऐसी सूरत में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को चाहिए वो रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा और जितनी रेस्पिरेशन को चाहिए ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगा, लिहाजा कोई नेट गैस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा कि नीदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि वो अंदर ही एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल आंसर है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड गलत हो जाएगा, बोथ आर एब्जॉर्ब ये भी गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि उस वक्त कंपनसेशन डेवलप हो जाती है बिटवीन द टू प्रोसेसेस और वो अपने तौर पर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बाहर एक्सचेंज नहीं कर रहे होते हैं। 34, what will happen when the water moves from cell A to cell B? तो मिसाल के तौर पर ये सेल A और ये सेल B, ठीक है, तो A से B में अगर वाटर मूव करता है तो क्या होगा? तो पहले तो ये सिनेरियो समझ लें कि अगर A टू B वाटर मूव करेगा तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और बाकी पोटेंशियल्स भी ऑब्वियसली उसको फॉलो करते हैं, ये भी डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा। और जबकि बी चूंकि वाटर गेन कर रहा है तो वाटर गेन करने की वजह से वाटर पोटेंशियल इसका
इंक्रीज होगा, सोल्यूट पोटेंशियल भी इसका इंक्रीज होगा और प्रेशर पोटेंशियल भी इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल विल बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि हाई होना, लेस नेगेटिव होने का मतलब है हाई होना। तो ए का हाई नहीं होगा भाई, लो होना चाहिए, तो इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए का वाटर पोटेंशियल लो होना चाहिए। अच्छा, सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए विल बिकम मोर नेगेटिव। हाँ जी, मोर नेगेटिव, चूंकि वाटर निकल रहा है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना यहाँ पर ए के अंदर, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने से मोर नेगेटिव वैल्यू अचीव होना शुरू हो जाती है। मोर नेगेटिव का मतलब है कि लेस होना शुरू हो जाता है वो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, 2 कैन बी पॉसिबल। Pressure potential of the cell B will become more positive definitely when water enters into the B। तो इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल भी इसका मोर पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका मतलब 2 and 3 कैन बी हैपन बट नॉट 1। तो 2 and 3 आर गिवन हियर। तो इस तरह से ये आंसर हम पिक करेंगे जी। नंबर 35, which of the following statement can be incorrect about osmosis। तो osmosis के मुतालिक आप देखिए कि it occurs along the concentration gradient। definitely along the concentration gradient से मतलब है from high concentration to low concentration, this is along the concentration gradient। और it involves no expenditure of energy, this is again correct। it does not involve channel or carrier proteins, ठीक है, और इट मे रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो प्लांट्स के केस में जैसे ये चैनल और प्रोटीन्स, यानी ये जो ऑस्मोसिस होता है इसके अंदर चैनल और कैरियर प्रोटीन इन सम केसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो इस वजह से डज नॉट वाली बात को हम यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के केस में जो चैनल या कैरियर प्रोटीन्स हैं वो ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व नहीं होती, वो नेफ्रॉन्स हैं जहां पर चैनल और कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं नेफ्रॉन्स के केस में। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स में एक्वापोरेंस नाम की वो चैनल्स हैं जो वाटर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो प्लांट्स में ये बात दुरुस्त है, लेकिन वैसे ओवरऑल ये बात दुरुस्त नहीं होगी। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व चैनल और कैरियर प्रोटीन, ये प्लांट्स के मामले में ठीक है, बट इट मे रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये वाली बात एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, इस वजह से कि ये जो मे वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ऑस्मोसिस हम किसी और चीज की मूवमेंट के लिए भी टर्म यूज कर रहे हैं। इट मे रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा मे की वजह से। अदरवाइज अगर ये लिखा होता है कि इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो फिर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाती। तो हम चूंकि इनकरेक्ट चूज कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस मे वर्ड दिस स्टेटमेंट कैन बिकम इनकरेक्ट। नंबर 36, which of the following expression is incorrect? So water potential is directly proportional to solute potential, ये करेक्ट है। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पोटेंशियल, भी करेक्ट है। वाटर सोल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, ये भी करेक्ट है। तो हमने इनकी रिलेशनशिप्स आपको बताई थी, तीनों ही एक्सप्रेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ये आंसर बनेगा यहाँ। नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन? विल नॉट हैपन। सर लास्ट में इनकरेक्ट पूछा गया। अच्छा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बिल्कुल, देखो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसी वजह से मैं ये कोशिश करता हूँ इसको एनसर्कल करूँ, और ये यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट आउट नहीं किया शायद जल्दी में। तो आप लोग भी केयरफुल रहा करें कि जब भी इस तरह से ये ऐसे वर्ड्स यूज़ हों तो उनको आप ज़रूर हाईलाइट करें या उसको एनसर्कल करें या उसको माइंड में कम से कम अच्छी तरह से याद रखें। सो वेल डन, शाबाश। यहाँ पर फिर यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इस वजह से नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, लिहाजा आंसर ये बनेगा। वेल डन। अच्छा, तो 37, इसमें भी देखो ये विल नॉट हैपन व्हेन द वाटर मूव्स फ्रॉम बी टू ए। अब सेल बी है एक और सेल ए, तो बी से ए की तरफ मूवमेंट हो रही है, ये सेल ए और ये सेल बी। तो जब बी टू ए मूवमेंट होगी वाटर की, तो कौन सी चीजें जो नहीं होगी? अच्छा, वाटर पोटेंशियल ऑफ बी सेल बिकम मोर नेगेटिव,
वाटर पोटेंशियल, क्योंकि बी से वाटर निकल रहा है और इसका वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो कम होने से तो उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी। नो, उसकी वैल्यू हाँ मोर नेगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, तो जो मोर नेगेटिव वैल्यू इट इज लेसर वैल्यू, तो ये वाली बात तो बिल्कुल पॉसिबल है, हमने नॉट पिक करना है। सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल ए विल बिकम लेस नेगेटिव। अच्छा, जब इधर वाटर आया तो ऐसी सूरत में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गई, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होने से सोल्यूट पोटेंशियल हाई हो जाता है, तो लेस नेगेटिव वैल्यू इज हायर वैल्यू, तो इस वजह से ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल बी विल बिकम मोर पॉजिटिव। देखो सेल बी से वाटर चूंकि इधर आ रहा है, तो सेल बी में वाटर की कमी आ रही है, तो प्रेशर पोटेंशियल विल मोर पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी लेस पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मोर पॉजिटिव का मतलब तो हाई होना है, तो इस वजह से विल नॉट हैपन में ये पिक किया जा सकता है। और वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल ए विल बिकम लेस नेगेटिव, तो जब ये वाटर यहाँ पर ए में दाखिल हुआ तो ऐसी सूरत में वाटर पोटेंशियल इसका हाई होगा, और हायर वाटर पोटेंशियल होने का मतलब है लेस नेगेटिव हो जाएगा, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो हैपन। अच्छा, सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल बी विल बिकम मोर नेगेटिव, तो सेल बी में से जब ये वाटर निकल के इधर आया तो ऐसी सूरत में यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो गई, जितनी सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी उतना वो मोर नेगेटिव होता जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो हैपन। सो सिर्फ ये सी ऑप्शन है जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज बाकी सब कुछ पॉसिबल है। नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज possessed बाय द आर्थ्रोपोड्स। तो आप याद करो कि आर्थ्रोपोड्स ये प्रोटेरोस्टोम्स में इंक्लूड होते हैं या डिटेरोस्टोम्स में, तो इनफैक्ट आर्थ्रोपोड्स आर प्रोटेरोस्टोम्स, प्रोटेरोस्टोम्स, और जबकि ये जो फीचर्स दिए इसमें एंटेरोसीलस, एंटेरोसीलस ये डिटेरोस्टोमस कैरेक्टर है। मीजोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम द आर्केंट्रॉन, जिसको डेवलपिंग गट भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज डेवलपिंग गट। सो डेवलपिंग गट की वॉल से मीजोडर्म का ओरिजिनेट होना, दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ डिटेरोस्टोम्स। रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ये भी डिटेरोस्टोमस कैरेक्टर है, बट द माउथ डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ये प्रोटेरोस्टोमस कैरेक्टर है, और ये आर्थ्रोपोड का फीचर हो सकता है, बाकी तीनों इसके फीचर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर बना है। इफ एनिमल सेल इज हाइपोटोनिक टू इट्स एनवायरनमेंट, व्हाट कैन हैपन। अगर एनिमल सेल हाइपोटोनिक हो तो क्या होगा, यानी सेल हाइपोटोनिक है, एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट इज हाइपरटोनिक, तो ऐसी सूरत में तो सेल को वाटर लूज करना चाहिए, तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, बिल्कुल पॉसिबल है। नो नेट मूवमेंट, ये पॉसिबल नहीं है। सेल विल बस्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एंडोस्मोसिस की वजह से होगा। वाटर विल मूव इनटू द सेल, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो सेल में से वाटर निकल कर बाहर चला जाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। Number 40, which of the following taxonomic status can be given to the groups Parazoa and Eumetazoa। देखो हमने ओवरऑल जो एनिमल्स थे, एनिमल किंगडम, ये एनिमल पूरी किंगडम है, एनिमल किंगडम, ये किंगडम एनिमेलिया, और इसको डिवाइड किया था प्राइमरली, इसको हमने डिवाइड किया था प्राइमरली 2 ग्रुप्स में, पैराजोआ और पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो अब देखो ये यूमेटाजोआ और पैराजोआ ये टैक्सोनॉमिकली किस रैंक से ताल्लुक रखते हैं, तो हाईएस्ट रैंक एनिमल किंगडम में किंगडम है, और उसके बाद फिर ये जो 2 रैंक्स बनाए थे ये नॉन ट्रेडिशनल रैंक्स हैं, आमतौर पर इनको डेवलप नहीं किया जाता, लेकिन एनिमल किंगडम में ये 2 सब किंगडम्स बनाई गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो सब किंगडम होगा। तो these 2 are actually sub kingdoms of kingdom Animalia. Which of the following is possible cause of the constipation? Constipation, देखो under secretion, under absorption of the water in large intestine, I think इसकी वजह से डायरिया होता है, जबकि lack of roughage
ऑफ द डाइटरी फाइबर। जी, तो डाइटरी फाइबर का अगर डेफिशिएंसी हो डाइटरी फाइबर की, तो ऐसी सूरत में इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा और उस इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल मुमकिन है। तो लैक ऑफ रफेज ये पॉसिबल आंसर है। तो इसमें बोथ ऑफ देम नहीं कह सकते हम, और नन ऑफ देम भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल इसके साथ रिलेट कर रहा है। देयरफॉर दिस कैन बी करेक्ट। नंबर 42, what will be the pressure potential of the cell in which the water potential minus 1400 kilopascal and the solute potential minus 2000। तो देखो प्रेशर पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट करना है, और प्रेशर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस सोल्यूट पोटेंशियल। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। तो आपको वाटर पोटेंशियल भी गिवन है और आपको सोल्यूट पोटेंशियल भी गिवन है। तो अगर हम ये इस तरह से इसको कैलकुलेट करें कि वाटर पोटेंशियल दैट इज माइनस 1400, तो माइनस 1400 में से ये माइनस के, ठीक है, 2000 को माइनस किया जाए, तो इसमें से ये माइनस 2000 में से हमने माइनस करना माइनस 1400 को। तो ऐसी सूरत में आंसर क्या आएगा? तो इसका अगर आप डिफरेंस निकाले तो वो 600 का डिफरेंस आता है। अब वो जवाब पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, तो इसको जज करना बहुत आसान है। जी क्या होगा? पॉजिटिव सर। हाँ जी, तो इसको जज करना बहुत आसान है, चूंकि बात प्रेशर पोटेंशियल की पूछी जा रही है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इस सॉल्व किए बगैर भी अगर देखें तो यहाँ पर ये दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज को तो हम वैसे रिजेक्ट कर देंगे, और इनमें से ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली हमने इनका डिफरेंस निकालना है, सम अप नहीं करना। तो यहाँ पर आंसर 600 किलोपास्कल बनेगा। अच्छा 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ड्यूटेरोस्टोमिया का फीचर क्या है? माउथ अराइजेज फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और इट्स इंटीरियर मार्जिन। ये तो प्रोटेरोस्टोमस करेक्टर है। क्लीवेज ऑफ द जाइगोट स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट भी प्रोटेरोस्टोम से ताल्लुक रखता है। मीजोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये डिटेरोस्टोमस करेक्टर है, ठीक है। और सिलोम इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, ये भी प्रोटेरोस्टोमिया से रिलेटेड करेक्टर है। तो आंसर यहाँ पर सी पॉसिबल है। सीरोसिलोमेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फाइलम, दैट इज, तो सीरोसिलोमेट्स में नीमाटोडा या स्केलमेंथेस आल्सो नोन एज नीमाटोडा, ये फाइलम इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर डिस्टिल वाटर। तो ये बात भी हमने की थी कि भाई प्योर ये डिस्टिल वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल भी जीरो होता है और इसका सोल्यूट पोटेंशियल, चूंकि सोल्यूट बिल्कुल जीरो है, तो सोल्यूट पोटेंशियल विल आल्सो बी जीरो। तो ये जीरो वाला आंसर हम पिक करेंगे। फार ग्रेटर देन जीरो या फार लेसर देन जीरो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नियरली इक्वल टू जीरो भी नहीं, ऑल आर पॉसिबल भी गलत हो जाएगा। जीरो एब्सोल्युटली जीरो होगा इसका। 46, द मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर आल्सो कॉल्ड द सिलोमेट्स। जैसे आर्थ्रोपोड्स, इनका ताल्लुक भी सिलोमेट से है, मोलस्कन्स का ताल्लुक भी सिलोमेट से, बट ये नीमाटोडा अभी हमने जिक्र किया कि ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं, ठीक है। दीज आर द स्यूडोसिलोमेट, तो इस वजह से हम यहां पर इजीली पिक कर सकते हैं 1 and 2 ओनली। so this is the correct answer. 47, in bilaterians which of the following halves are symmetrical to each other? मैंने अभी आपको वो सेक्शन कट करके दिखाए थे, तो उसमें देखो कि जब हम मीडियन प्लेन से कट करते हैं, मीडियन प्लेन से, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो मीडियन प्लेन से हासिल होंगे वो बनेंगे लेफ्ट एंड राइट लेटरल हाफ्स एंड दे वुड बी सिमेट्रिकल विथ ईच अदर। बट जब ट्रांसवर्स प्लेन से कट करते हैं तो ऐसी सूरत में एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स बनते हैं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर आर नॉट सिमेट्रिकल। डॉर्सल और वेंट्रल, ये अभी फ्रंटल प्लेन का मैंने बताया था, उससे बनेंगे, दे आर ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल विथ ईच अदर। तो ऑल ऑफ देम तो सिमेट्रिकल हो नहीं सकते, ओनली द लेफ्ट एंड राइट
लेटरल हाफ्स आर सिमेट्रिकल, क्योंकि ये होता है मीडियन प्लेन, अगर सेंटर से यूं कट किया जाए तो 2 लेटरल हाफ्स बनेंगे विच आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नंबर 48, हंगर पैंग इज एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू. तो हंगर पैंग कब शुरू होता है? जब काफी देर गुजर चुकी हो खाना खाए हुए, तो उस वक्त चूंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, लो लेवल ऑफ साल्ट्स नहीं, बेसिकली ग्लूकोज इसका स्टिमुलस है. लो ऑक्सीजन लेवल या लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द फूड के अंदर ग्लूकोज की कमी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बट लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दिस इज द पॉसिबल कॉज. तो ये आंसर बनेगा यहाँ. नंबर 49, if a cell A has water potential minus 3600 kilopascal and the solute potential minus 6000, what will be the nearest? ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट, नियरेस्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जहन में रखना है आपने. वैल्यू ऑफ द प्रेशर पोटेंशियल, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप इजीली इसको पिक कर सकते हैं. एक तो आपने देखो नियरेस्ट वैल्यू चूज करनी है, तो आप नन ऑफ देम पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, सही है. और दूसरा आपने प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू को चूज करना है, तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव. तो अब देखो पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? पॉजिटिव वैल्यू ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ओनली दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, सो देयरफॉर दिस वुड बी द राइट आंसर. यानी यहाँ पर एक्चुअल आंसर बनना था, अगर कैलकुलेट किया जाता 2400, तो 2400 चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो बाज बच्चे फॉरन नन ऑफ देम की तरफ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, जो कि यहाँ पर पहले कहा है कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, नियरेस्ट वैल्यू बतानी है. सो दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू. क्लियर होगी बात. 50, which stimulate the movement of food from oral cavity to the lower parts of the alimentary canal. ओरल कैविटी से लोअर पार्ट यानी इसोफेगस और आगे, इस मूवमेंट को कौन स्टिमुलेट करता है? ग्रेविटी या पेरिस्टालसिस या मूवमेंट ऑफ द मसल्स या ऑल ऑफ देम? तो एक्चुअली इसमें जो स्टिमुलेशन की बात की जा रही है कि स्टिमुलेट कौन करता है, यानी स्टार्ट, आगाज कौन कर रहा है, तो वो ये हमारे जो मसल्स होते हैं, जैसे ये टंग की मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मसल मूवमेंट, या हमारी ये जो चीक्स की मूवमेंट है, पैलेट की मूवमेंट है. सो इस वजह से मूवमेंट ऑफ द मसल यहाँ पर द मोस्ट सुटेबल आंसर. यहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी, इन्वॉल्वमेंट की बात पूछी जाती, तो ग्रेविटी भी इसमें इन्वॉल्व होती, उसमें पेरिस्टालसिस भी इन्वॉल्व होता, मसल मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती. लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं पूछी जा रही, स्टिमुलेशन पूछी जा रही है, कि इससे मतलब है कि आगाज कहाँ से हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ मसल. 51, पायरोसिस इज अ पेनफुल सिचुएशन. ये आई थिंक रिपीट हुआ क्वेश्चन दोबारा से, तो ये इसका आंसर था कि इसोफेगस के अंदर जब इसका बैक फ्लश होगा तो तब होगा ऐसा. 52, इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइपेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स बाय द एंजाइम. तो डाइपेप्टाइड्स को इरिप्सिन अमाइनो एसिड्स में ब्रोकन डाउन करता है. इरिप्सिन इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स डाइपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड, जबकि ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीएज तो है, लेकिन ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में, और अमाइनो पेप्टिडेज भी ये पेप्टोन्स को फिर ये डाई और ट्राई पेप्टाइड्स में तोड़ता है, और एंटेरोकाइनेज तो वैसे ही वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को. 53, इन मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स देयर इज अ क्लियरली डिफरेंशिएटेड हेड प्रेजेंट एट द डैश एंड एंड डिस्टिंक्ट डैश एंड. तो उसमें देखो हेड कहां पर मौजूद होगा? बॉटम नहीं, ये तो नहीं होगा, टॉप पे हो सकता है, और बॉटम एंड ऐसे भी नहीं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर. यस, जो हेड रीजन होता है इट इज जनरली प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड, और जबकि एक डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड भी इनमें मौजूद होगा ज्यादातर मल्टीसेलुलर्स के अंदर. हेड इज प्रेजेंट एट वन एंड एंड अ डिस्टिंक्ट अदर एंड. अगरचे ये वाला ऑप्शन भी इसके साथ फिट हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये वाली जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, दे आर गिवन, तो हम इसके बजाय इसको फिर प्रेफर करेंगे. अगर ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन ना होता, तो फिर ये वन और अदर वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल फिट आ सकता था. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट वन. नंबर 54, if a cell with water potential minus 250 kilopascal is placed in a solution with
वाटर पोटेंशियल -500 किलो पास्कल। तो अब सेल के अंदर लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, इट मींस द सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल, और जबकि सॉल्यूशन के अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल है। देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना, फौरन से आपने ये बात इमेजिन करनी है कि हाई किसका है, लो किसका है। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी माइंड में, तो फिर आप इजीली आंसर को कंक्लूड कर सकेंगे। तो ये जब भी इस तरह की वैल्यूज दी हुई हो, आप फौरन देखें कि भाई ये लेस नेगेटिव वैल्यू है, ये हाई मोर नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है तो हाई होगी, मोर नेगेटिव है तो लो होगी। यूं इस तरह से अपने माइंड में पहले ये प्लान बनाएं और उसके बाद फिर ऑप्शंस की तरफ जाएं। तो अब बात बिल्कुल क्लियर है कि सेल का चूंकि वाटर पोटेंशियल हाई है, तो ऐसी सूरत में एक्सोस्मोसिस पॉसिबल है, प्लाज्मोलाइसिस। ओहो, ये सवाल तो पहले भी हम कर चुके हैं, तो चलें यहाँ पर बोथ ऑफ देम वाला आंसर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अच्छा 55, हार्टबर्न इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पेप्सिन इन द गैस्ट्रिक जूस। हार्टबर्न पेप्सिन के एब्सेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये तो ओवर ईटिंग की वजह से होगा जब एसिडिक काइम बैक फ्लश करेगा, तो ये नहीं होगा। ओवर सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस तो बहुत दूर की बात है, और बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम इनटू द इसोफेगस, यस दिस मे बी करेक्ट। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस, अगरचे ये इसका एक सबब बन सकता है, बट चूंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम इसको पिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं कि द बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम इनटू डुओडेनम कह देता हूं, बजाय इसोफेगस के डुओडेनम कह देता हूं। तो ऐसी सूरत में अगर हम इसोफेगस को हटा के डुओडेनम लगाएं, तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये सूटेबल बन जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस इट कैन कॉज हार्टबर्न। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो वर्डिंग है उसके लिहाज से द राइट आंसर इज सी। नंबर 56, द पोजिशन ऑफ द स्टमक इन द ह्यूमन बॉडी इज अलोंग द डायफ्राम है, या राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है, या अबव द डायफ्राम। अबव तो हो नहीं सकता, वो ऊपर तो लंग्स है। बिलो द डायफ्राम, यस बिलो द हो सकता है। राइट भी नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट पे मौजूद होता है। अबव भी नहीं हो सकता। अलोंग और ये दोनों पॉसिबल लग रहे थे, लेकिन चूंकि ये बिलो बिल्कुल क्लियर लिखा है, तो हम फिर अलोंग वाले ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे, ये आंसर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। देखो अक्सर एमसीक्यूज में एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं, लेकिन उसमें आपने डिसाइड करना होता है कि इनमें से ज़्यादा नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो उसको हमेशा पिक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। एमसीक्यूज में अक्सर इस वजह से गलती हो जाती है कि आप वो जो प्रेफरेबल आंसर उसको छोड़ के दूसरे को पिक कर लेते हैं, अगरचे वो ठीक होता है, लेकिन वो पहले वाले की मौजूदगी में वो ठीक नहीं माना जाएगा। 57, टू गेट मिनरल्स रूट्स मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, और ये वाला सवाल भी रिपीट हुआ है। आई डोंट नो कि व्हाई सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स एन एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ द रूट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम बिलोंग्स टू द ग्रुप पैराजोआ। पैराजोआ से ताल्लुक रखने वाला एक ही वाहिद फाइलम है और वो था पोरीफेरा। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एनोरेक्टल स्फिंक्टर। यस, एनोरेक्टल स्फिंक्टर, द इनर एनोरेक्टल स्फिंक्टर इज वॉलंटरी। इनर वाला जो होता है ना वो इनवॉलंटरी होता है। दो स्फिंक्टर्स हैं, एक आउटर और एक इनर। जो इनर है, इनर वन, दिस इज एक्चुअली इनवॉलंटरी, और आउटर इज एक्चुअली वॉलंटरी। तो ऐसे होना चाहिए। तो इनर एनोरेक्टल स्फिंक्टर इज वॉलंटरी, गलत हो गया। अच्छा, हमने क्या चूज करना है? करेक्ट चूज करना है, इनकरेक्ट नहीं है। द इनर एनोरेक्टल स्फिंक्टर इज इनवॉलंटरी, this is absolutely correct. They are present at the anterior end of the rectum. No, posterior end of the rectum अगर लिखते तो फिर दुरुस्त होती बात, तो ये भी गलत हो गया। The outer anorectal sphincter is involuntary. This is again incorrect क्योंकि outer तो voluntary है। So इस तरह से answer is this. Number 60. Which of the following cell will gain extra water and become turgid? अब फिर वही situations हैं, आपने compare करना है। पहले वो लूज वाली बात हो रही थी, अब गेन की बात हो रही है कि सेल विल गेन द वाटर, यानी एंडोस्मोसिस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेल मस्ट हैज़ लो वाटर पोटेंशियल। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए कि सेल ए हैज़ -300 और इधर -400 किलो पास्कल,
ये सारे वाटर पोटेंशियल्स ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेस नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब ये हाई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अच्छा, -900 और -925, तो यहाँ पर ये भी हाई है, तो इस वजह से इधर भी पॉसिबल नहीं है। -900 और ये 100, ये लेस नेगेटिव वैल्यू, ये बहुत हाई है। अच्छा, और ये -500 और -550, तो यहाँ पर ये भी लेस नेगेटिव हायर वैल्यू है। -100 और -600, यस, ये लेस नेगेटिव है और ये हायर हो जाएगी, ये भी हायर है। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया? हाँ भाई, दिस इज ऑल्सो हायर, ये भी हायर है। हाँ, मोर नेगेटिव, ये जो है ना, ये मोर नेगेटिव है, सॉरी, मोर नेगेटिव वैल्यू और ये लेस नेगेटिव वैल्यू है, तो इस वजह से ये लो है और ये हाई है इस वक्त। अलबत्ता ये भी हाई वाटर पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है कि जो सी है इसके अंदर -900 किलो पास्कल एज कंपेयर टू द सॉल्यूशंस वाटर पोटेंशियल -100, ये सेल का वाटर पोटेंशियल बहुत लो है और इसका बहुत हाई, तो ऐसी सूरत में सेल विल गेन एक्स्ट्रा वाटर एंड बिकम द टर्जिड। तो ये आंसर बनेगा यहाँ पे। 61, द सीरोसिलोम इज नॉट होमोलोगस टू द ट्रू सिलोम बिकॉज, देखो जो सीरोसिलोम होती है उसमें एक तो सिलोमिक एपिथेलियम से चारों तरफ लाइनिंग नहीं होती है, तो इस वजह से ये होमोलोगस नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात। हैज नो रिलेशन विद रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिल्कुल। देखो जो ट्रू सिलोम होती है ना, उसका रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ रिलेशन होता है, क्योंकि जो मेसोडर्म होती है इस सिलोम की, उसी से आगे रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ओरिजिनेट होने होते हैं, और जो उसकी कैविटीज़ हैं उनके साथ भी इसका रिलेशन बनता है। बट इन केस ऑफ सीरोसिलोम देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अच्छा, इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो। तो ब्लास्टोसील ये एम्ब्रियो की वो कैविटी होती है जो कि शुरू में ब्लास्ट्यूला स्टेज में डेवलप होगी, ऐसे करके ये एम्ब्रियो में ब्लास्टोसील डेवलप होती है। बाकी जो ट्रू सिलोम है वो ओरिजिनेट होगी बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म या फिर फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्किन्ड्रॉन, बट सीरोसिलोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील। तो ये वाली बात भी यहाँ पर रिलेट करेगी। असल में ये तीनों ही फीचर दरअसल सीरोसिलोम से रिलेटेड हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर सीरोसिलोम को हम ट्रू सिलोम के साथ ये कहेंगे कि इट इज़ नॉट होमोलोगस, या यहाँ पर वर्ड नॉट होमोलोगस की जगह लिखा होता है एनालोगस, कि सीरोसिलोम इज एनालोगस टू ट्रू सिलोम बिकॉज, तब भी ये ऑल ऑफ द अबव हम पिक करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ये सीरोसिलोम के मुतालिक ट्रू हैं। यहाँ पर अगर ये वर्डिंग भी होती कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सीरोसिलोम, तब भी हम ऑल ऑफ द अबव को ही पिक करते हैं। 62, movement of water from leaf intercellular spaces, that is the region of high water potential, to the outer atmosphere, that is the region of low water potential, is an example of। तो लीफ की इंटरसेलुलर स्पेसेस से जो वाटर बाहर मूव करता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये जो लीफ की इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, जैसे ये एपिडर्मिस है लीफ की, इन विच द गार्ड सेल्स आर देयर, यहाँ पर गार्ड सेल्स हैं, एंड हियर आर द लीफ इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहां से ये वाटर की मूवमेंट हो रही है थ्रू द स्टोमेटा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इस वजह से नहीं है कि कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। एक्सोस्मोसिस, इसको एक्सोसाइटोसिस भी इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। सिंपल डिफ्यूजन है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसको नहीं कहना चाहिए, और ऑस्मोसिस भी नहीं होगा क्योंकि मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यस, क्योंकि यहां पर किसी मेम्ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव कर रहा है। सो दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। 63, which position of the epiglottis prevent the entry of food into the windpipe? तो विंड पाइप, देखो ये एपिग्लॉटिस की जो पोजीशन आपको समझाई थी, एपिग्लॉटिस ये कुछ इस तरह से होता है। ये माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी लंबी हो गई है, इट डजेंट मैटर। तो बस एक्चुअली जो बात आपको समझानी है वो समझ में आ जाए। देखो ये ऐसे करके एपिग्लॉटिस नॉर्मली अपराइट इन पोजीशन होता है। हियर इज द एपिग्लॉटिस, सो दिस वुड बिकम हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन
while the movement of the bolus. तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस ये प्रिवेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो विंड पाइप है दिस वुड बी क्लोज्ड. तो ये हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग ऑफ एपिग्लॉटिस ये यहाँ पर राइट आंसर बनेगा. हालांकि देखो स्ट्रेट भी यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रेट के मुकाबले में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है. स्ट्रेट तो यूँ सीधा वर्टिकल भी स्ट्रेट हो सकता था, हॉरिजॉन्टल भी अगरचे स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट के मुकाबले में आप हॉरिजॉन्टल को प्रेफर करेंगे. और जबकि नॉर्मली इसकी सिचुएशन जो है वो ये ऑब्लीक पोजीशन होती है, ऑब्लीक ऊपर की तरफ, ये अपराइट होगा. 64. Which of the following plant cell have deposition of a particular wax compound? तो वैसे तो वैक्सेस तमाम प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वैक्स कंपाउंड यहाँ पे बात हो रही है सबरिन की. तो वो सबरिन वैक्स की डेपोजिशन दरअसल एंडोडर्मल सेल्स के अंदर होती है, जिनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है. तो यहाँ पर वो कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात हो रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. नंबर 65. इलियोकोलिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ. तो ये रेक्टम और एनस, वहां पर तो एनोरेक्टल होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल यहां पर ये इलियोकोलिक स्फिंक्टर मौजूद होगा. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन के ऊपर कौन सा स्फिंक्टर था? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है. और यहाँ इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर कार्डियक स्फिंक्टर है, जबकि ये स्फिंक्टर इस जगह पर प्रेजेंट होगा. नंबर 66. गाल स्टोन्स आर प्रोड्यूस इन द गाल ब्लैडर ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ. तो गाल स्टोन दरअसल ये कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से बनते हैं. जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डिपॉजिट होगा गाल ब्लैडर में तो वो जाके सेटल डाउन होगा और इट फॉर्म्स गाल स्टोन्स. नंबर 67. अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियाज इज. पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन रिलीज होता है, बिल्कुल, और ये प्रोटीएज भी है. अमाइलोप्सिन भी अगरचे पैंक्रियाज से रिलीज होता है, बट दिस इज नॉट प्रोटीएज. एरिप्सिन तो वो इंटेस्टाइनल जूस का कंपोनेंट है और पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का, लिहाजा आंसर ट्रिप्सिन बनेगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ द ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द रूट एपिडर्मल सेल, ये तो बिल्कुल ऑस्मोसिस है क्योंकि मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड. अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इंटरसेलुलर स्पेस टू द आउटर एयर, अभी जैसे बात हो रही थी हमारी, तो ये दरअसल ऑस्मोसिस नहीं होगा. मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, चूंकि ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, एंड दे हैव नो क्रॉस पार्टीशन, इनके दरमियान किसी किस्म की कोई क्रॉस पार्टीशन नहीं है, देयर इज ओपन चैनल, तो दिस इज आल्सो नॉट एन ऑस्मोसिस. ये भी नहीं है, ऑल ऑफ देम भी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है कि राइट आंसर इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द रूट एपिडर्मल सेल इज द करेक्ट वन. 68 MCQ में सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द आउटर एटमॉस्फेयर. देखो बेटे, ये अभी यहाँ पे हमने समझाया है सवाल को, यहाँ पे भी इसी मुनासबत से सवाल था कि ये देखो ये लीफ की एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, एंड हियर आर द गार्ड सेल्स, और ये बीच में स्टोमेटल अपर्चर, एंड हियर इज लीफ इंटरसेलुलर स्पेस, लीफ इंटरसेलुलर स्पेस. तो अब यहाँ पर अगर ये वाटर वेपर्स मौजूद हैं और वो मूव करके ये बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और बीच में इनको किसी सेल से भी गुजरना नहीं पड़ेगा. देखो ये जो स्टोमेटल अपर्चर, ये तो सुराख है ना, इस सुराख में से वाटर वेपर्स निकल के यूँ बाहर जा रहे हैं, तो क्या ये ऑस्मोसिस होगा? जबकि ऑस्मोसिस में तो लाजमी शर्त होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन टू लो वाटर पोटेंशियल और लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं है. तो लिहाजा इस वजह से ये सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. सही है, गुड. ओके सर. जी, कोई और सवाल किसी का? शाबाश. ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम, अब जो इस वीक के दौरान हमारा कोर्स कवर होगा लेक्चर नंबर 27 के बाद 28 और ऑनवर्ड, तो आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली जाकर ये
33 लेक्चर तक हम इंशाल्लाह कवर कर पाएंगे। और इन लेक्चर्स के जो टॉपिक्स होंगे, और वो ज़्यादातर टॉपिक्स अब ह्यूमन से रिलेटेड हैं, आगे हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस करना है, लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करना है, तो इस तरह के टॉपिक्स में से अगला टेस्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले संडे को मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.